नमस्कार। कथा कहानी बाई वंदना में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास। आज प्रस्तुत है इसका 15वां भाग। चलिए शुरू करते हैं। जाड़ों की उदास सी दोपहर, हवा हर झोंके के साथ कच्ची सड़क की धूल उड़ा लाती। बस स्टैंड पर घर लौटने वाली लड़कियों का समूह उच्च स्वर में वार्तालाप कर रहा था। स्टाफ रूम में 2-3 अध्यापिकाएं अनमनी सी बैठी थीं। बीच का यह घंटा खाली था और इधर उधर की छिटपुट बातें कर वे सब अभी अभी चुप हो गई थीं। मिसेस राय चौधरी ने पत्रिका के पन्ने उलटते हुए कहा, जब से बूनी की शादी हो गई है, घर काटने को दौड़ता है। आप वहां बेकार अकेली पड़ी हैं। यहाँ आ जाइए और घर उठा दीजिए किराए पर, मिस शास्त्री ने कहा। यहाँ कैसे आ जाऊं? कोई क्वार्टर खाली नहीं है, मिसेस राय चौधरी ने भोलेपन से कहा। उनकी बात पर मिस शास्त्री हंसी। आपसे क्वार्टर में जाने को कौन कह रहा है? आप वार्डन के बंगले में आइए। और सुषमा? मिसेस राय चौधरी ने पूछा। मिस शास्त्री ने नई संभावनाओं की ओर संकेत किया था। रोमा डेविड अभी तक कॉपियां जांचने में तल्लीन थी। सुषमा के नाम की भनक सुन उसने कॉपियां खिसका कर कहा, हाँ, अभी तो उसकी वार्डनशिप को 2 साल बाकी हैं। अरे वो तो चुटकियों का काम है, मिस शास्त्री ने कहा। प्रिंसिपल तक रिपोर्ट पहुंच जाए तो बस काम बना समझो। सर्विस का तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, पर वार्डनशिप छोड़ने को तो विवश किया ही जा सकता है। ना भाई, ये सब हमसे नहीं होगा, मिसेस राय चौधरी ने विवशता प्रकट की। हमें आपको क्या करना है? 2-3 लड़कियों से प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखवाना ही पर्याप्त है कि सुषमा वार्डन पद के लिए उपयुक्त नहीं। उसका आचरण अनैतिक है। प्रिंसिपल हम लोगों को बुलाकर पूछेंगे, क्योंकि हम लोग भी यहीं रहते हैं, तो कह देंगे कि देखा तो हमने भी है। हवा का एक तेज झोंका अपने साथ कुछ सूखी पत्तियां उड़ा लाया। मिसेस राय चौधरी विधवा थी और बूनी के विवाह के बाद नितांत अकेली रह गई थी। वो मन ही मन हिसाब लगाने लगी कि मकान को किराए पर उठा देने से कम 200 रुपए तो मिलेंगे ही। यहाँ मकान मिलेगा और 100 रुपए अलाउंस। खाना वो स्वयं बना लेंगी और छात्रावास के नौकर अन्य काम कर देंगे। कुल मिलाकर फायदा ही रहेगा। मिस शास्त्री सोच रही थी कि अब सुषमा को पता चलेगा, बहुत इतराती है। मामला गवर्निंग बॉडी तक पहुंचेगा और कहीं मुंह दिखाने लायक भी न रहेगी। मिस शास्त्री की आंखें इस कल्पना से चमकने लगीं। फिर मिसेस राय चौधरी उनका आभार मानेंगी ही। यदि संभव होगा तो शायद स्वयं का उनके साथ रहने का प्रबंध हो जाए। अकेली ही तो रहेंगी इतने बड़े बंगले में। पर मैंने तो कभी नहीं देखा, रोमा ने कहा। तुम्हें तो अपनी रंगरेलियों से फुर्सत कहाँ, मिस शास्त्री ने सोचा। ऊपर से बोली, जब चाहो दिखा दूं, रोज ही तो आता है। इधर सुषमा की माँ थी तो नहीं आया, आज जा रही हैं तो शर्तिया आएगा। चलना तो मिला दूंगी तुम्हें भी। रोमा संकोच में हाँ या ना कुछ भी न कह सकी। तभी मिसेस पुरी अपनी भारी भरकम देह हिलाती हुई आ गई और पूछने लगी, क्या बात हो रही है? अरे यही सुषमा की। और रोमा, अपनी नौकरानी को ऐसा ट्रेंड किया है कि सुषमा ने मरी कुछ नहीं बताती। चाहे कितना भी खोद कर पूछो, टाल देती है। और सहेली भी है तो मीनाक्षी, सुषमा के बारे में कुछ सुनते ही आग बबूला हो जाती है। सुनते हैं कि लड़का बड़ा अच्छा है, मिसेस पुरी ने सहज जिज्ञासा से कहा। जो मुफ्त में पिक्चर दिखाए, खिलाए पिलाए, वो कैसा भी हो अच्छा ही लगेगा। मिस शास्त्री का स्वर कड़वा हो गया। घंटा बोला और कुछ देर में स्टाफ रूम काफी लोगों से भर गया। किसी ने पूछ लिया, आपकी डियरेस्ट मजे में तो है मिस शास्त्री?
कल रात भर न जाने कहाँ घूमती रही। मैं तो बांध कर रखती हूँ, न जाने कैसे खुल गई। सुबह से उसकी नाक सुड़सुड़ा रही है, मिस शास्त्री ने बताया। अरे क्या बिल्लियों पर भी सर्दी का असर होता है? पूछने वाली के स्वर में आश्चर्य था। मीनाक्षी ने रजिस्टर मेज पर रखते हुए बैरा को कैंटीन से कॉफी लाने को कहा। फिर मुड़कर परिहास से कहा, जब मेंढकी को जुकाम हो सकता है तो डियरेस्ट को सर्दी क्यों नहीं होगी? मेरी बात मानिए दुर्गा दी, उसे थोड़ी सी ब्रांडी दीजिए। मिस शास्त्री नाराज हो गईं। मुझे हर समय मजाक अच्छा नहीं लगता मीनाक्षी, तुम लोग कभी तो कोई बात गंभीरता पूर्वक किया करो। मीराधर ने बीच बचाव करते हुए कहा, जाने भी दीजिए, आप भी किसकी बात का बुरा मान गई। मीनाक्षी प्यार करने की यह सब बारीकियां क्या जाने। मिस शास्त्री मीनाक्षी को घूरती रहीं। फिर उन्होंने अन्य उपस्थित साथियों को संबोधित करके कहा, बारीकियां ये न जानेंगी तो और कौन जानेगा। ये हैं, इनकी सहेलियां हैं। देखिए दुर्गा दी, यहाँ बैठकर आपको किसी पर रिमार्क देने का अधिकार नहीं है, मीनाक्षी ने कहा। तभी सुषमा हड़बड़ाती हुई स्टाफ रूम में आई और अपनी अलमारी में कुछ ढूंढने लगी। कॉपियों का बंडल हाथ में लेकर वह जाने को मुड़ी और एक पल रुक कर बोली, कल डियरेस्ट सारी रात मेरे सोफे पर सोई रही। अम्मा भगाने को चली तो मैंने मना कर दिया। आप तक पहुंची या नहीं? आ गई, मिस शास्त्री ने रुखाई से कहा। मीनाक्षी कॉफी पीने के लिए नहीं रुकी, सुषमा के साथ ही स्टाफ रूम से चली आई। मिस शास्त्री ने मिसेस राय चौधरी की ओर तात्पर्य भरी दृष्टि से देखा। खुली हुई खिड़की का एक किवाड़ हवा से हिलने लगा और धूल के नन्हे नन्हे कण आकर किताबों पर जम गए। सुषमा अपने प्रति रचे गए इस षड्यंत्र से अनभिज्ञ रही। माँ के जाने के बाद उसमें इतनी भी शक्ति न बची थी कि वह कपड़े ही बदल लेती। पड़ी पड़ी अम्मा के शब्दों को मन में उलटती पुलटती रही। देखो सुषमा, अम्मा ने कहा था, तुम समझदार हो, कभी ऐसा कुछ न करना जिससे किसी को कुछ कहने का अवसर मिले। तुम्हारी वजह से अभी हम 4 जनों में सिर ऊंचा करके रह रहे हैं। अम्मा ने ये शब्द अप्रयोजन नहीं कहे थे, पर उनका संकेत क्या नील की ओर है? पर उन्हें नील के बारे में क्या मालूम? या अम्मा ने उसमें कोई परिवर्तन लक्ष्य किया? और भौरी ने जब आकर बताया कि नील आया है तो वह चौंक पड़ी। ऐसे लेटे लेटे कितना समय बीत गया, इसका अनुभव उसे अब हुआ। हड़बड़ा कर उठकर बैठते हुए उसे श्रृंगार मेज के दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई दे गया। उसका चेहरा कितना थका और सांवला लग रहा था। वह पैर नीचे कर चप्पलों में डाल ही रही थी कि उसके कमरे के बाहर नील का स्वर सुना, आ जाऊं? और दोनों कमरों के बीच के दरवाजे का पर्दा हटाकर वह अंदर आ गया और दहलीज के पास ही खड़ा हो गया। सुषमा पलंग से नीचे उतर आई। सुबह से पहनी हुई हरी और पीली धारीदार साड़ी काफी गुंजल गई थी। गहरी हरी खादी की ब्लाउज में उसकी खुली हुई ग्रीवा अधिक उज्जवल लगने लगी थी। उसकी अस्त व्यस्त वेशभूषा को देख नील ने बड़े दुलार से पूछा, कैसी तबीयत है? बड़ी सुस्त लग रही हो। थक गई हूँ। सुषमा की मुस्कुराहट बड़ी अलस थी। फिर तौलिया उठाकर वह स्नानागार की ओर मुड़ती हुई बोली, तुम बैठो, मैं अभी आई। ठंडे पानी से शरीर में सिहरन सी होने लगी। अभी पूरी शाम सामने फैली हुई है। नए नोट सी खर्च की तमाम संभावनाएं अपने में लिए हुए वह बहुप्रतीक्षित सांझ। सुषमा का मन भरा भरा सा हो गया। उसने आगे से बाल संवार लिए, चेहरे पर पाउडर का हल्का सा पफ फेरा और ग्रीवा मूल में थोड़ी सी सुगंध लगा ली। भौरी से कॉफी बनाने को कह वह सामने वाले कमरे में आ गई। नील ने शीशे की खिड़कियां बंद कर उन पर पर्दे खींच दिए थे। रेडियो पर पाश्चात्य संगीत की धुन हल्की हल्की बज रही थी।
और कमरे में प्रवेश करते ही कुमलाए गुलाबों की सुवास सुषमा के नासिका पुटों में भर गई। दीवार के सहारे टिका हुआ और एक कुशन का तकिया लगाए नील नीचे कारपेट पर बैठा था। उसने हाथ बढ़ाया और उस हाथ को पकड़ सुषमा भी पास आकर बैठ गई। जब तक भौरी कॉफी की ट्रे लाकर रख नहीं गई, दोनों में से कोई नहीं बोला। नील जैसे पहली बार सुषमा को देख रहा है। सुषमा ने उसकी ओर प्याला बढ़ाया तो उसे हाथों में पकड़ कुछ हंसकर उसने कहा, जब देखता हूं तभी नई सी लगती हो। सुषमा ने माथे पर आ गई लट पीछे ढकेल दी। उसकी आंखों में ऐसी गहराइयां थीं जिनकी थाह नील न पा सका। कॉफी पीकर और दोनों प्याले मेज पर रखकर वह नील के पास आकर बैठ गई। नील ने उसके गले की लंबी माला में अपनी उंगलियां फंसा ली। सुषमा ने आंखों ही आंखों में उसे वर्जित किया, पर नील नहीं माना। उसकी ओर कुछ झुकते हुए नील ने कहा, आज तुम बड़ी उदास हो। कभी कभी बिना जाने ही मन बड़ा उदास हो जाता है, सुषमा ने हल्के से कहा। नील ने दोनों हाथों में उसका मुख थाम लिया। सुषमा की पलकें फड़फड़ाईं। कुछ देर में नील चला जाएगा, इस बात का ज्ञान होते हुए भी वह अपने को उस क्षण की संवेदनाओं में खो देना चाहती थी। कुछ समय पहले तक उसने यह सब कुछ नहीं चाहा था, पर जब अनचाहे ही उसका आंचल इतने सुख से भर गया तो पीछे मुड़कर देखने पर उसे अपना विगत जीवन अत्यंत शुष्क और सूना सा प्रतीत हुआ। प्रत्येक दिन की छोटी छोटी समस्याओं के समाधान में ही उसकी जिंदगी चुकती जा रही थी, और इस विचार मात्र से ही वह कांप जाती कि यदि नील उसके पास नहीं रहेगा तो क्या होगा। वह इस सत्य से आंख न मूंद सकी थी कि भविष्य में नील कभी न कभी तो उससे अलग होगा ही। नैकट्य के अभिन्न क्षणों में भी यह विचार उसके हृदय में चुभता रहता, पर वह दिन अभी बहुत दूर था। अभी सुषमा अपने को इस वियोग के लिए प्रस्तुत नहीं पाती थी। अभी तो उसने अपने को अदृष्ट पर छोड़ दिया था। वह अपने को अपनी तीव्र अनुभूतियों तथा उनकी परिपूर्णता में डुबो देना चाहती थी। नील की बाहों में सिमटकर वह अपनी परिस्थितियों को भूल जाती थी। नील एक कवच था जो कि समस्त आपत्तियों तथा समस्याओं से उसे बचाए रखता था। सुषमा अपने में आ गए परिवर्तन स्वयं समझती थी। जिस रात वह कानपुर से लौटकर आई थी, उस समय सुषमा ने अपने को एक व्यवहारिक, दुनियादारी में पटु, समझबूझ वाली स्त्री के रूप में देखा था। घुटे घिरे जीवन की एक रास्ता से ऊब कर एक दुर्बलता के क्षण में उसने नील को अपने निकट आ जाने दिया था, पर उसके बाद उसे एक नई बात का बोध हुआ और उस बोध ने उसे तोड़ सा दिया। उसने पाया कि जब उसने नील को अपना शरीर दिया तो साथ में अनजाने ही अपनी भावनाएं, विचार और हृदय भी समर्पित कर दिए थे। वह अपने व्यक्तित्व की 2 इकाइयों में न बांट सकी, और उसे इस बात की खुशी थी कि वह अपने शरीर से अलग नहीं है, और इसीलिए वह स्वाति जैसों की पंक्ति में नहीं है। उसने नील से किसी वस्तु की कामना नहीं की। उसके लाए उपहारों को ग्रहण करने में वह संकोच अनुभव कर रही थी। उसे जो कुछ भी नील ने दिया अयाचित और इसीलिए अधिक मूल्यवान। कमरे में केवल स्टैंडर्ड लैंप जल रहा था। प्रकाश का वह वृत्त अंधकार के सागर से घिरा जैसे एक द्वीप था। सुषमा उससे कुछ अलग हटकर बैठी थी, अंधकार की उन लहरों में डूबी हुई। दोनों चुप थे, निश्चेष्ट। ये दोनों ऐसी जगह थे जहां समय में गति न थी। भविष्य उनके आगे दूर तक फैला था और विगत की सारी अपूर्णता और भटकन इस क्षण में सिमट आई थी, जहां शब्द अनावश्यक और निरर्थक बन गए थे और सांसें
एक दूसरे को बांधती जा रही थीं। उनकी छूती हुई उंगलियों में सारे शरीर की चेतना और संवेदना एकत्र हो गई थी। बीबी जी, बीबी जी! हल्के से मुंदे हुए किवाड़ भौरी खटखटा रही थी। उसका उत्तेजित स्वर सुषमा को चौंका गया। उसे लगा जैसे उसे किसी ने बेदर्दी से झकझोर दिया है। वह तुरंत उठकर खड़ी हो गई। क्या है भौरी, अंदर आ जाओ, उसने भारी कंठ से कहा। भौरी फट से दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस आई और बिना कुछ कहे उसने आंगन के पिछले दरवाजे की ओर संकेत किया, जिसमें से होकर मिस शर्मा अंदर आ रही थीं। सुषमा की आंखों ने उनके साथ के लोगों को पहचाना। वह हतप्रभ होकर दहलीज पर जम सी गई। फिर उसने स्वर में ढेर सा आश्चर्य भरकर कहा, अरे, आप लोगों ने इधर से आने का कष्ट क्यों किया? सामने से आती। बंद था तो सोचा इधर से ही चलें, मिसेस अग्रवाल ने झेंपी सी हंसी के साथ कहा। सुषमा के साथ वे लोग अंदर आ गईं और सबकी दृष्टि एक साथ नील पर गई। नील झुका हुआ मेज पर पड़ी पत्रिका के पृष्ठ उलट रहा है। ये नील है। सुषमा ने पाया कि उसका सारा शरीर एक तीव्राघात से कांप रहा है। नील, आप मिसेस राय चौधरी, मिसेस अग्रवाल, मिसेस शास्त्री, रोमा। नील ने उन्हें नमस्कार किया और मुस्कुराया। अब मैं चलूं सुषमा जी? उसने पत्रिका बंद करते हुए कहा। हमारे आते ही आप चले जाएंगे तो सुषमा हमें क्षमा न करेगी, रोमा ने नील से कहा। पर नील ने कुर्सी पर पड़ा कोट कंधे पर डाला और सबको नमस्कार करते हुए चला गया। उसकी दृष्टि निमिष भर को सुषमा से मिली थी, पर उससे सुषमा को अपार बल मिला। उसने कारपेट पर पड़े कुशन उठाकर ऊपर रख दिए और भौरी को पुकार कर चाय बनाने को कहा। वह जब उनके पास बैठी तो रोमा ने कहा, आज तुम बड़ी सुस्त लग रही हो, हम लोगों ने डिस्टर्ब तो नहीं किया? सुषमा कुछ देर तक सुलगती सी आंखों से उसे देखती रही, फिर उतनी ही मिठास से कहा, तुम्हें मेरी सुविधा का इतना ही ख्याल था तो पहले पूछवा लेती, और अब आई हो तो चैन से बैठो। ये नील तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं क्या? मिसेस अग्रवाल ने पूछा। सुषमा के मस्तिष्क में बिजली सी कौंधी और वह इस आकस्मिक आगमन का तात्पर्य समझ गई। जी नहीं, ऐसे ही मेल जोल होगा, मिसेस अग्रवाल ने कहा। जी, क्या करते हैं? कुछ करते ही होंगे। वातावरण के तनाव को कम करने के लिए मिसेस राय चौधरी ने नकली ठहाका लगाया और कहा, कोई कुछ भी करता हो, हमें क्या, हमारी तो एक ही लड़की थी, उसकी भी शादी हो गई। सुषमा, तुम हमें अपना घर तो दिखाओ, हमने सबसे बड़ी तारीफ सुन रखी है। आइए, कहकर सुषमा उठ खड़ी हुई। उसने पर्दा हटाते हुए कहा, ये मेरे सोने का कमरा है और ये खाने का। सुषमा के पलंग पर चीनी कढ़ाई का गुलाबी पलंग पोश बिछा था और उसी रंग का मेजपोश। श्रृंगार मेज के लंबे शीशे में बिजली का प्रतिबिंब था और नीचे करीने से 3 लिपस्टिक्स, चांदी का पाउडर केस और क्रीम की शीशी रखी थी। खुली हुई लंबी खिड़की पर दोहरे पर्दे लटके हुए थे। कमरे में कहीं भी अव्यवस्था का चिन्ह न था। भंवरी ने खाने की मेज पर नाश्ता और चाय बनाकर सबको दी और उसके दिल में एक बगुला सा उठा। उसने नील को खाना खाने के लिए रोका था। वो ऑफिस से सीधा आया था और सिर्फ एक प्याला कॉफ़ी पीकर चला गया। सुषमा के होंठ मुस्कुरा रहे थे, पर उसकी आंखें कठोर थीं। तुम्हारी साड़ी बड़ी सुंदर है, रोमा ने कहा। नई है? हाँ, सुबह से पहने पहने ये हालत हो गई। माँ के जाने के बाद इतना थक गई कि बदली ही नहीं।
सुषमा को लगा कि जैसे उसे अपने अस्त व्यस्त कपड़ों के लिए सफाई देनी है। नहीं तो ये साड़ी रोमा ने क्या उसे आज कॉलेज में पहने नहीं देखा था। सुषमा की मुट्ठियां भिज गईं। हर चीज को घूर घूर कर देखने और पचासों प्रश्न पूछने के बाद जब वे लोग चली गईं, तो सुषमा निष्प्राण सी पलंग पर गिर गई। भौरी ने जूठे बर्तन नहीं समेटे। सुषमा के पायताने आकर खड़ी हो गई। नील भैया तो चले गए, उनका खाना बना है। खाना तू खा ले भौरी और उठा कर रख दे। मैं अब सोऊंगी, सिर दर्द कर रहा है। भौरी तेल की शीशी उठा लाई और धीरे धीरे सुषमा के बालों में लगाने लगी। किसी दिन उनकी बिल्ली की गर्दन मरोड़ दूंगी, भौरी ने विवश क्रोध से कहा। वह सुषमा के निचुड़ आए चेहरे को देख रही थी। सुषमा ने लंबी सांस ली और भौरी की बात पर कुछ नहीं कहा। घड़ी की टिक टिक सारे कमरे में गूंज रही थी। सुषमा बार बार आंखें खोल घड़ी की सुइयों को देख लेती। उसका शरीर ऐसा निढाल था जैसे उसकी सारी शक्ति रिस गई हो। हर बार समय देखती और उसकी विवश पलकें छलछलाई आंखों पर मुंदाती। वह इतनी उद्विग्न क्यों थी, वह स्वयं नहीं जान पा रही थी। उसे रह रह कर लगता कि जैसे किसी भीषण घटना का सूत्रपात हो गया है। एक अज्ञात भय उसके हृदय में समाता जा रहा था। इसके साथ ही 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास का अध्याय 15 यहीं पर समाप्त होता है। अगले अध्याय के साथ जल्दी ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।